हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB TGT इंग्लिश के अपडेटेड जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हम राइटर्स को कर रहे हैं। आज के जो इम्पॉर्टेंट राइटर हैं उनका नाम है एडगर एलन पॉय। अभी हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है, हम अमेरिकन लिटरेचर को कवर अप कर रहे हैं और इसमें हमने इससे पहले टॉनी मॉरिसन वाली वीडियो डाली थी। आई होप उसको आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने अभी नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टॉनी मॉरिसन की एक ही वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, प्लस टॉप 50 MCQs हमने सॉल्व किए हैं। बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। आज भी हम सेम पैटर्न पर वर्क करेंगे। एडगर एलन पॉय, पो भी बोला जाता है, एडगर एलन पो, ठीक है, जिनका जन्म होता है 19 जनवरी 1809 में और मृत्यु हो जाती है 7 अक्टूबर 1849 में। ठीक है, मात्र 40 साल की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब किस तरीके के ये राइटर रहे हैं, ठीक है, एडगर एलन पो, ठीक है, इनकी बायोग्राफी के बारे में समझेंगे, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में समझेंगे, स्पेशलिटी क्या थी इनकी, डेथ के पीछे की जो मिस्ट्री होती है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, कैसे इनकी डेथ को मिस्टीरियस डेथ कहा गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे। और साथ ही साथ आज भी हम टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो आप क्लियर कर पाएंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एडगर एलन पो, ठीक, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में समझेंगे। एडगर एलन पो, जिनका जन्म कब है, जनवरी 1809 और मृत्यु होती है अक्टूबर 7 1849 में। वॉज एन अमेरिकन राइटर। ऑब्वियस सी बात है, हम अमेरिकन राइटर की अभी फिलहाल सीरीज कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर हैं। एडिटर रहे, लिटरेरी क्रिटिक रहे, फिलोसोफर रहे, और इनको स्पेशली जो जाना जाता है, ही इज़ नन एज द न्यू इन्वेंटर, या फिर हम कहें एक इन्वेंटर के रूप में, फिक्शन राइटिंग के इन्वेंटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ही इज़ नन एज द फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, ही इज़ द बेस्ट नन फॉर हिज poetry and short stories, particularly in genres of mystery and horror। ध्यान रखना है इनकी स्पेशलिटी किस में है। इनके जो वर्क्स हैं ना, आप देखोगे एडगर एलन पो के वर्क्स में मोस्ट ऑफ द वर्क ऐसे हैं जिनमें हमें मिस्टीरियस चीज़ें, हॉरर वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनकी पोइट्री हॉरर वाली है, मिस्टीरियस रही है। तो जॉनर कौन सा इन्होंने लिया है, या फिर कहें इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलता है, तो मिस्ट्री और हॉरर है। साथ ही साथ इन्होंने गॉथिक नॉवल भी लिखे हैं। ठीक है, जो गॉथिक नॉवल मतलब रिलेटेड टू घोस्ट वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में हम समझेंगे। ओके, जैसा कि आप जानते ही हो, अगर हम इनके जनरल मेन बेसिक चीज़ों के बारे में समझें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इनका जन्म 19 जनवरी 1809 में हुआ है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ जन्म होता है, बोस्टन में इनका जन्म होता है, बोस्टन मैसाचुसेट। ओके, यूएस का एक स्टेट है जिसका नाम है मैसाचुसेट। ठीक, अब वहाँ पे मैसाचुसेट्स के एक सिटी में, बॉस्टन नामक सिटी में इनका जन्म होता है। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई है, तो 7 अक्टूबर 1849 में 40 की एज में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ पे होती है, तो बाल्टीमोर के हॉस्पिटल में होती है। मेरिल्ड स्टेट है वहाँ के की जो सिटी है बाल्टीमोर, वहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। ठीक, इनका जो रेस्टिंग प्लेस था, रेस्टिंग प्लेस से मतलब है कि इनको कहाँ दफनाया गया था, वेस्टमिनिस्टर हॉल है ना, एंड बरिंग ग्राउंड बाल्टीमोर। ओके, इनकी स्पाउस, इनकी वाइफ का नाम क्या होता है, तो वो भी ध्यान रखना है। इनकी वाइफ का नाम था वर्जीनिया एलिजा क्लेमन। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इनकी बायोग्राफी से। एडगर एलन पो वॉज बॉर्न इन बॉस्टन मैसाचुसेट। आपको डेट और ईयर मालूम हो ही गया है, 19 जैन 1809। ओके, इनका जन्म हुआ। टू एलिजाबेथ आर्नोल्ड हॉपकिंस पो एंड डेविड पो जूनियर। अब देखो, इनका जन्म जो हुआ कहाँ पे होता है, बोस्टन मैसाचुसेट में होता है। किस फैमिली में होता है, तो इनकी मदर का नाम क्या बताया गया है, एलिजाबेथ आर्नोल्ड हॉपकिंस पो, ये इनकी मदर थी, और डेविड पो जूनियर ये इनके फादर थे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि इनके फादर पहले ही मतलब छोड़ जाते हैं इन्हें। ठीक है,
और इनके जन्म के 1-2 दिन बाद ही इनके फादर इन फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में इनके जन्म के हम कहें कि 3 साल बाद क्या होता है, इनकी माता जी की भी मृत्यु हो जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे, हिज फादर अबैंडन द फैमिली बिफोर पो वॉज अ ईयर ओल्ड, मतलब 1 साल के भी नहीं होते एडगर एलन पो, उससे पहले ही इनके फादर जो हैं अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ देते हैं। हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज 3, और जब एडगर एलन पो जो हैं वो 3 साल के होते हैं तो उनकी माता जी की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में एडगर एलन पो को मतलब एक फैमिली होती है एलन फैमिली, वो अडॉप्ट कर लेती है। जैसे ये ऑर्फन हो जाते हैं उसके बाद एक एलन फैमिली है जो इन्हें अडॉप्ट कर लेती है, तो वहीं से इनके नाम में जो इनका नेम है ना एडगर एलन पो, तो एलन जो वर्ड है वहीं से जुड़ा है, ठीक है। तो वो फैमिली जो होती है उसमें कौन होता है, पो वॉज टेकन इन बाय जॉन एंड फ्रांसिस एलन, ओके। जो जॉन और फ्रांसिस एलन के द्वारा इनको अडॉप्ट कर लिया जाता है। सक्सेसफुल टोबैको मर्चेंट, तो ये फ्रांसिस एलन कौन थे, ये एक सक्सेसफुल टोबैको मर्चेंट थे जिन्होंने इन्हें अडॉप्ट किया था, ठीक है। और कहाँ पर थे, प्लेस का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, एक तो इनकी वाइफ का नाम भी वर्जीनिया है ना, एडगर एलन पो की वाइफ का नाम भी वर्जीनिया है, वर्जीनिया एलिजा कैलेमम, ठीक है। और साथ ही साथ जिस प्लेस पर मतलब ये जो फ्रांसिस एलन जहाँ पर रहते थे उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम भी वर्जीनिया है, ओके। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि प्लेस का नाम भी वर्जीनिया दिया। रिचमंड वर्जीनिया में ये जो फ्रांसिस एलन है वो रहते थे जिन्होंने एडगर एलन पो को अडॉप्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको अर्ली लाइफ के बारे में समझनी है, जाननी है। अब इनके एजुकेशन के बारे में बात करें तो पो अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया 1826। अब एडगर एलन पो जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एनरोल करते हैं, एडमिशन लेते हैं 1826 में। लेटर वेस्ट पॉइंट अकेडमी 1830। अब 1826 और 1830 के बीच में क्या होता है, 1826 में पो एनरोल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, ही वेंट टू डेप्थ। क्या होता है कि जब ये 1826 में ना वर्जीनिया ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद में ये बहुत ही कर्जे में फंस जाते हैं, डेट में फंसे हुए होते हैं उस समय पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा कर्जा होता है इन पर और बेसिकली ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से भरे हुए रहते थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस रहते थे। तो वो उस चीज़ में क्या था, इन्होंने गैम्बलिंग करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। ड्रिंकिंग ये किया करते थे, गैम्बलिंग ये किया करते थे और साथ ही साथ इसी चक्कर में ये बहुत बड़े कर्जे में फंस जाते हैं, ठीक। उसके बाद ये कर्जे को चुकाने के लिए भी, अपने डेट को चुकाने के लिए भी ही गैम्बल्ड, ट्राई टू पे ऑफ दोज डेट and found himself in even greater debt। और फिर क्या पाते हैं, जैसे ये गैम्बलिंग करनी शुरू कर देता है उससे और भी ज़्यादा कर्जा इनके ऊपर हो जाता है। तो इन्हें अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, ही अल्टीमेटली हैड टू विड्रॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो मजबूरन इन्हें यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ती है क्योंकि इनके पास फाइनेंशियली ये इतने स्ट्रांग नहीं होते कि अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर पाएँ, इसलिए इनको यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया जहाँ पर इन्होंने एनरोल किया था 1826 में, उसको ये छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इन 1830 वो एनरोल्ड टू वेस्ट पॉइंट आफ्टर, ठीक है। उसके बाद में ये जो अकेडमी है वेस्ट पॉइंट अकेडमी 1830 में ये दोबारा से एनरोल करते हैं। वो एनरोल एट द वेस्ट पॉइंट आफ्टर लिव्ड इन अ नंबर ऑफ ईस्ट कोस्ट सिटीज़ बिफोर सेटलिंग डाउन इन रिचमंड वर्जीनिया, ओके। तो ये सारी चीज़ें इनके एजुकेशन के बारे में ध्यान रखनी है। बट ही स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली एंड पर्सनली लीडिंग टू हिज डिपार्चर फ्रॉम बोथ इंस्टीट्यूशन। और क्या होता है, पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से भी कर्जे के कारण इन्हें छोड़ना पड़ता है, लेकिन बाद में ये यहाँ पर भी डिग्री पूरी नहीं कर पाते वेस्ट पॉइंट अकेडमी में, यहाँ से भी इनको छोड़ना ही पड़ता है, लेफ्ट आउट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं इनके करियर के बारे में। पो बिगिन राइटिंग पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज इन हिज टीनेज ईयर्स। ये इनका टैलेंट था एक तरीके से, और ये ना बहुत ही कम एज से ही लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने, पो ने, ठीक है। अपनी टीनेज से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी, इन्हें राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पो वॉज वन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। इनको एक तरीके से फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज माना जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अमेरिका में फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कौन है, तो एडगर एलन पो हैं, ओके।
इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। एंड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द इन्वेंटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शंस। और क्या माना जाता है साथ ही साथ इन्हें, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, इनको और क्या माना जाता है, देखो फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कहा गया और इन्वेंटर कहा गया, मतलब इन्होंने ही इन्वेंशन किया किस चीज़ का, डिटेक्टिव फिक्शन का। ठीक है, डिटेक्टिव फिक्शन, ओके, डिटेक्टिव फिक्शन जर्नल का इन्होंने क्या किया है, इन्वेंशन किया। गॉथिक फिक्शन लिखते थे ये, रोमांटिक सीज में इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं इनके करियर के बारे में। हम बात कर रहे थे पो बिगन राइटिंग पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज इन हिज टीनेज ईयर्स। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क, देखो लिखना तो इन्होंने बहुत अर्ली एज से शुरू कर दिया था, वैसे भी ये ज़्यादा साल जिए नहीं है, 40 ईयर्स ही इनकी पूरा जीवन रहा है। ठीक है, तो इनका पहला वर्क जो पब्लिश होता है, पहला, देखिए ध्यान रखना है, डेब्यू वर्क जो होता है ना, वो स्पेशली हमें हर एक राइटर का ध्यान रखना होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनका जो डेब्यू वर्क आता है उसका नाम है टेम्बरलेन एंड अदर पोएम्स। 1827 में आता है, ये एक पोइटिक कलेक्शन है, टेम्बरलेन एंड अदर पोएम्स। ओके, तो इसको ध्यान रखना है, इनका पहला वर्क है जो पब्लिश हुआ। ही गेन रिकॉग्निशन फॉर हिज राइटिंग एंड बिकम एडिटर ऑफ द सदर्न लिटरेरी मैसेंजर 1835। अब जब 1827 में इनका फर्स्ट वर्क पब्लिश होता है तो उसके बाद ये बहुत फेमस हो जाते हैं। ठीक है, ये रिकॉग्निशन, एक अपनी एक पहचान बना लेते हैं एक राइटर के रूप में अपनी राइटिंग्स के थ्रू। ठीक है, और फिर सदर्न लिटरेरी मैसेंजर में 1835 में ये एडिटर बन जाते हैं। ठीक है, ये एक मैगजीन का नाम है सदर्न लिटरेरी मैसेंजर, इसमें ये एडिटर बन जाते हैं। एंड लेटर बर्टन्स जेंटलमैन्स मैगजीन 1839। उसके बाद में यहाँ से हटकर फिर ये यहाँ के एडिटर भी बनते हैं, बर्टन्स जेंटल्स मैगजीन में 1839 में ये एडिटर बनते हैं। तो इनके करियर में ये सारी चीज़ें चल रही थी। अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो पो जो थे बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल भी कर रहे थे साथ के साथ। आप ऐसा मानो कि इनकी जो राइटिंग्स थी ना, एडिटर वगैरह भी बने, लेकिन उससे भी ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हुए। इन्होंने अपनी राइटिंग से ज़्यादा अर्निंग नहीं की थी। ठीक है, फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी थी, एडिक्शन टू ओपियम एंड अल्कोहल, जैसा कि मैंने बताया कि नशे की आदत हो गई थी, इन्हें गैम्बलिंग की आदत हो गई थी, ड्रिंकिंग की आदत हो गई थी, तो ये अफीम और अल्कोहल का नशा किया करते थे, उस चीज़ का इन्हें एडिक्शन हो गया था। डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़, साथ ही साथ इन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे। ठीक है, सुपरनेचुरल चीज़ें भी इनको दिखाई देने लगी थी। ठीक है, द ट्रैजिक लूजेस इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हिज यंग वाइफ वर्जीनिया। अब इसके बाद क्या होता है, देखो इनकी पहले हम पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो एडगर एलन पो है ना, ये सीक्रेटली मैरिड हिज 13 ईयर ओल्ड कज़न। ठीक है, जो इनकी वाइफ है ना, ये वर्जीनिया एलिजा कैलम। ठीक है, वर्जीनिया एलिजा कैलम जो हैं वो इनकी कज़िन थी। ठीक है, ध्यान रखना है, कज़िन थी इनकी और 13 साल इनकी उम्र होती है और इनसे ये सीक्रेटली शादी कर लेते हैं 1836 में। ठीक है, 1836 में सीक्रेटली सबसे छुपा कर शादी कर लेते हैं। फिर क्या होता है, नहीं बस शादी इनकी पहले ही हो जाती है। 13 ईयर ओल्ड की ये कज़िन थी इनकी, जिनका नाम वर्जीनिया एलिजा कैलम था। फिर ये 1836 में ना उसको पब्लिकली अनाउंस करते हैं, ये ध्यान रखना है, 1836 में ना पब्लिकली अनाउंस करते हैं, शादी ये पहले ही कर लेते हैं। इन 1836 पब्लिकली मैरिड हर इन अ मोर ओपन सेरेमनी। ठीक है, ही लव्ड हर वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपनी वाइफ से। और फिर इनकी वाइफ की भी मृत्यु जो है वो अर्ली एज में ही हो जाती है। इनकी वाइफ की मृत्यु 1847 में हो जाती है। ठीक है, 1836 में इन्होंने शादी की थी, 1847 में इनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है। तो उस चीज़ का भी इन्हें बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, बहुत ज़्यादा शॉक लगता है उस चीज़ का। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है, ट्रेजिक लूजेस इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हिज यंग वाइफ वर्जीनिया। ठीक है, और भी ज़्यादा ट्रेजिक मोमेंट कब बन जाता है, जब इनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी लाइफ और भी हेल जैसी बन जाती है। इनके अगर इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्क दिए हुए हैं, आगे हम देखेंगे इनके इम्पॉर्टेंट वर्क। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनकी जो वाइफ थी ना, उनकी मृत्यु 1847 में हुई, रीज़न क्या था उनकी मृत्यु का? तो ध्यान रखना है, उनकी मृत्यु का रीज़न भी ट्यूबरक्लोसिस था, ट्यूबरक्लोसिस। इनकी फैमिली में 3 मेंबर्स ऐसे थे जो ट्यूबरक्लोसिस से मरे थे।
ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो इनकी मदर की भी मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से ही होती है और इनकी वाइफ की भी मृत्यु, पो की वाइफ की भी मृत्यु कैसे होती है, ट्यूबरक्लोसिस से होती है। व्हेन शी वॉज गेट अराउंड 20, जब वो मात्र 20 साल की होती हैं। ओके, पोज प्राइमरी ऑक्यूपेशन एज अ राइटर वॉज एज अ लिटरेरी क्रिटिक। और शुरुआत में ना एडगर एलन पो जो थे ना, इनका पहला जो ऑक्यूपेशन था वो एक क्रिटिक के रूप में था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये लिटरेरी क्रिटिक थे, मतलब क्रिटिसाइज किया करते थे जो राइटर्स के वर्क्स होते हैं उनको। ही वर्कड एट द सेवरल न्यूज़पेपर एंड लिटरेरी मैगजीन एंड ही हैड क्वाइट अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ हार्श क्रिटिक। और ये बहुत सारे मतलब न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारे लिटरेरी मैगजीन में एडिटर का वर्क किया इन्होंने, पो ने। तो इनकी जो एक रेपुटेशन बन गई थी ना, वो एक रेपुटेशन ऐसी बन गई थी कि इनको माना जाता था कि ये एक हार्श क्रिटिक है, हार्श क्रिटिक माना जाता था, बहुत ही ज़्यादा हार्श हैं, क्रिटिसाइज जो करते हैं बहुत ही ओपन वे में करते हैं। ठीक है, ऑन हिज एडिटर कॉल्ड हिम, और इनके जो एडिटर थे ना, जो इनकी लास्ट वाली मैगजीन थी जिसमें इन्होंने वर्क करना शुरू किया, उनके जो एडिटर थे वो इन्हें क्या कहते थे, तो ये नाम भी ध्यान रखना है, द टोमाहॉक मैन। ठीक है, इस नाम से इनको पुकारते थे। अब इनके वर्क्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके जो वर्क्स हैं आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में हमने देखी बहुत सारे जॉनर में इन्होंने वर्क लिखा है। इनका वन एंड ओनली एक प्ले भी है, साथ ही साथ इन्होंने पोइट्री लिखी है, शॉर्ट स्टोरी, और पोइट्री के लिए इन्हें स्पेशली जाना जाता है। इनकी पोइट्री में हमें हॉरर और मिस्टीरियस थीम देखने को मिलती है। साथ ही साथ इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनमें भी हम गॉथिक शॉर्ट स्टोरीज़ देखते हैं, और उसमें मिस्टीरियस थिंग्स हैं, हॉरर है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, अब इनकी जो सबसे फेमस पोइट्री है वो कौन सी है, द रेवन। रेवन क्या है, रेवन एक पक्षी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1845 में ये पब्लिश हुई द रेवन, बहुत ही फेमस इनकी पोएम है रही है। ओके, इससे पहले भी अगर और देखें इनकी पोएम और कौन है, एनाबेल ली, 1849 में पब्लिश होती है एनाबेल ली, ये भी इंपॉर्टेंट पोएम है। नेक्स्ट आप देखोगे द बेल्स, 1848 में पब्लिश होती है ये। एल्डोरेडो, एल्डोरेडो 1848 में ही आई ये भी। द हॉन्टेड पैलेस, द हॉन्टेड पैलेस 1839 में। इससे अलग और क्या पोइट्री है इनकी, तो एक है इनकी ए आई अराफ, ये भी इनकी पोएम है एडगर एलन पो की। द सिटी इन द सिटी, सॉरी द सिटी इन द सी, द सिटी इन द सी, ये वाली भी इंपॉर्टेंट पोएम है। द सिटी इन द सी, ठीक है, द सिटी इन द सी। एक है द कॉन्करर वॉर्म, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। ठीक है, ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट पोम्स हैं। आगे बात करते हैं इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में। शॉर्ट स्टोरीज़ कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, द टेल टेल हर्ट 1843 में ये इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है वो आती है। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूसर 1839 में। द मर्डर्स इन द रू मॉर्ज 1841। द पिट एंड द पेंडुलम 1842। द ब्लैक कैट 1843। ठीक है, इससे अलग और कौन सी हैं, द गोल्ड बग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द गोल्ड बग। एक है होप फ्रॉग, होप फ्रॉग। ठीक, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं ये। आगे चलते हैं, थीम एंड स्टाइल की बात करें एडगर एलन पो की, क्या थीम रही है इनके वर्क की, किस तरीके का स्टाइल उन्होंने अपनाया है। पोज वर्क ऑफन एक्सप्लोर डेथ एंड मॉर्निंग। आप देखोगे इनके वर्क्स हैं अक्सर, उसमें ना हम थीम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वो डेथ और मॉर्निंग की, डेथ की और दुख व्यक्त करने की, लॉस एंड लॉन्गिंग, गिल्ट एंड रिडेम्पशन, मैडनेस एंड सैनिटी और मिस्ट्री एंड डायरेक्शन। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं इनकी पोएम्स में। ज़्यादातर इनकी पोएम जो है ना वो इसी तरीके से हैं, मिस्टीरियस वे में लिखी हुई हैं, सैडनेस उनमें फुलफिल की गई है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी टाइप के व्यक्ति थे। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज राइटिंग्स। इनकी राइटिंग्स के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, symbolism and imagery,
आयरनी एंड सार्काज्म, गॉथिक एंड एटमॉस्फेरिक सेटिंग, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलती है, यूज ऑफ एलेगरी एंड मेटाफर। तो हम देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारी इमेजरी का इस्तेमाल किया है, सिम्बोलिज्म रिप्रेजेंट किया है अपनी पोइट्री में, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज में। आयरनी और सार्काज्म हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखकर इन्होंने खिल्ली उड़ाई है, एक तरीके से सार्काज्म किया है। गॉथिक और एटमॉस्फेरिक सेटिंग है, ठीक है, घोस्ट जैसी चीज़ों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया अपनी पोइट्री में। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं एंड यूज़ ऑफ एलेगरी एंड मेटाफर। ओके, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो एडगर एलन पो के वर्क्स में। इन्फ्लुएंस, अगर हम उनकी प्रभावशीलता को देखें, वो वर्क हैज़ इन्फ्लुएंस्ड चार्ल्स बॉडेले, एमिली डिकिंसन, HP लवक्राफ्ट, सर आर्थर कॉनन डॉयल, मॉडर्न डिटेक्टिव फिक्शन। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे कि इन सब पर एडगर एलन पो का, उनकी राइटिंग्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं इनसे ये प्रभावित हैं। आगे चलते हैं। कंसीडरेशन, इनकी कंसीडरेशन मतलब इनको किस किस नाम से जाना जाता है या फिर इनकी क्या कंसीडरेशंस हैं। पहला आप देखोगे एडगर एलन पो को किस नाम से जाना जाता है? द फादर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। ओके, डिटेक्टिव फिक्शन का इन्वेंशन करने वाला इन्हीं माना जाता है। द फादर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन कहा जाता है एडगर एलन पो को। पियोनियर ऑफ साइंस फिक्शन, और साइंस फिक्शन के पियोनियर माना जाता है। अ मास्टर ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस, ही इज नन आल्सो अ मास्टर ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस। अ लीडिंग फिगर इन अमेरिकन रोमांटिसिज्म, और अमेरिकन रोमांटिसिज्म का एक लीडिंग फिगर माना जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन अमेरिकन लिटरेचर, और अमेरिकन लिटरेचर के एक महान राइटर के रूप में इनको दर्जा दिया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हमको ये 2-3 राइटर्स ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो बुनियाद हैं अमेरिकन लिटरेचर की। तो ठीक है, उनमें से ही एडगर एलन पो का भी नाम शामिल है। ओके, तो ये इनकी कंसिडरेशन है। अब जैसे हमने इनके जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जो पोइट्री है, उनको पढ़ा। अगर इससे अलग अदर वर्क्स के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको कुछ अदर वर्क्स भी ध्यान रखने हैं। जैसे कि अदर वर्क्स में क्या है कि इनका एक वन एंड ओनली प्ले है, ठीक है, पो का एक प्ले है, पोज प्ले। उस प्ले का नाम ध्यान रखना है, इकलौता उनका प्ले है जिसका नाम है पॉलिटियन। पॉलिटियन, ठीक है, ये प्ले का नाम है। ये आता है 1835 में, तो इनका इकलौता प्ले है ये। ज़्यादातर इन्होंने पोइट्री लिखी है और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन 1835 में ये इनका एक प्ले आता है जिसका नाम है पॉलिटियन। ओके, इनका एक नॉवल भी आता है एडगर एलन पो का। पॉलिटियन तो प्ले हो गया। अब नॉवल की बात करें तो इनका एक नॉवल आता है जिसका नाम है द नरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पाइन, ऑफ आर्थर गॉर्डन पाइन ऑफ नानटुकेट। ठीक है, ये ना इनका एक कंप्लीट नॉवल था। ठीक है, वो प्ले है, ये नॉवल है। ये एक कंप्लीट नॉवल है। इससे अलग इनका एक अनफिनिश्ड नॉवल भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। एडगर एलन पो का एक नॉवल लिखा इन्होंने जो अनफिनिश्ड है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसका नाम था द जर्नल ऑफ जूलियस रॉडमैन। ठीक है, द जर्नल ऑफ जूलियस रॉडमैन। 1840 में ये नॉवल मतलब लिखना शुरू हुआ था। ये इनकम्प्लीट रहा, अनफिनिश्ड रहा। ठीक है, तो ये सारे वर्क भी इनके ध्यान रखने हैं। इनके कुछ एसेज हैं, उन एसेज के नाम भी आप याद रख सकते हो। एक ऐसे है इनका द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन, द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन। मतलब उसमें ना इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हमें, जैसे शॉर्ट स्टोरी है, उसको हम कैसे कंपोज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें टोटल कितना टाइम पीरियड को हम मतलब लें, या उसमें ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर्स को डिटेल में डिफाइन करना चाहिए। तो इन्होंने बताया है कि कंपोजिशन की फिलॉसफी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये इनका एस्से है जो आता है 1846 में।
एक ऐसे और आता है इनका जिसका नाम है यूरेका, अ प्रोज पोएम, ठीक है, ऐसे है वैसे ये 1848 में आता है। द पोइटिक प्रिंसिपल आता है, ये भी 1848 में आता है, ऐसे है ये भी। द लाइट हाउस, एडगर एलन पो का लास्ट इनकम्प्लीट वर्क। अगर हम लास्ट इनकम्प्लीट वर्क की बात करें तो वो भी ध्यान रखना है, द लाइट हाउस, ये एडगर एलन पो का लास्ट इनकम्प्लीट वर्क है। 1849 में हमें देखने को ये मिलता है, ये इनकम्प्लीट रहा है। ओके, तो ये सारे इनके वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं। अब इनकी मृत्यु के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने बात की थी कि इनकी जो मृत्यु है वो काफ़ी मिस्टीरियसली हो जाती है। कब होती है? पो डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस ऑन अक्टूबर 7, 1849 एट वॉशिंगटन कॉलेज हॉस्पिटल इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है किस जगह पर होती है, एक हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु होती है। मात्र 40 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। पोज डेथ मे बी वन ऑफ द मोस्ट बिजार थिंग अबाउट हिज लाइफ। ठीक है, बहुत ही मतलब मिस्टीरियस चीज़ रही है उनके जीवन की, क्या? उनकी मृत्यु। स्टार्टिंग में क्या होता है, ही लेफ्ट वर्जीनिया, मतलब पहले वो वर्जीनिया में रहते थे, फिर वर्जीनिया छोड़कर वो कहीं चले जाते हैं, ऑन हिज वे टू न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क चले जाते हैं। डिसअपीयर्ड अ वीक लेटर ही वाज फाउंड ऑन द स्ट्रीट ऑफ बाल्टीमोर, मतलब लगभग एक वीक के लिए न्यूयॉर्क चले जाते हैं, गायब रहते हैं एक वीक तक। उसके बाद में मिलते हैं ये एक बाल्टीमोर की एक स्ट्रीट में। We do not have a single piece of information about what he was doing at the end of that week. He was found in a tavern ill drunk and was taken to a hospital. ठीक है, मतलब किस हालत में मिलते हैं ये? एक ड्रंक अवस्था में ये मिलते हैं, एक मतलब स्ट्रीट में, वहाँ की बाल्टीमोर की एक गली में इनको देखा जाता है, ड्रंक अवस्था में ये पड़े हुए मिलते हैं एंड इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये बहुत ही इल होते हैं उस समय पर, ड्रंक होते हैं। इट टर्न आउट ही वॉज वियरिंग क्लोथ्स दैट डिड नॉट बिलोंग टू हिम। और ऐसा पता चलता है स्रोतों के द्वारा कि उस समय पर जब ये मिलते हैं ना, इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो ये कभी पहनते ही नहीं थे, इस तरीके के कपड़े, मतलब ऐसा लग रहा था कि इन्होंने किसी और के कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, एंड अ कपल ऑफ डेज लेटर ही डाइड इन अ डेलिरियम। ठीक है, और उसके बाद में इनकी ये हालत कैसे हुई, क्या हुआ इनके साथ, कुछ पता नहीं चलता। और 2-3 दिन के बाद में न्यूज़ आती है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है हॉस्पिटल में। नोबडी नोज एग्जैक्टली व्हाट किल्ड हिम, मतलब किस चीज़ के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई, किसी को इस बारे में पता नहीं होता। ठीक, तो ये इनकी मृत्यु के बारे में सारी जानकारी थी। अब आगे चलते हैं। देखिए ट्रिविया, मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से जो अनइम्पॉर्टेंट टाइप के पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसी जानकारी जो भी हमें जानना जरूरी होते हैं। पो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अमेरिकन राइटर टू पॉपुलराइज द जॉनर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं कि पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने इसको पॉपुलराइज किया, डिटेक्टिव फिक्शन को, इसलिए इन्हें इन्वेंटर माना जाता है डिटेक्टिव फिक्शन का। ही वॉज अ पियोनियर ऑफ द यूज ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन फिक्शन। फिक्शन में फॉरेंसिक साइंस का यूज करने वाले पहले पियोनियर थे, मतलब शुरुआत इन्होंने की है। पोज वर्क वाज हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू ओवर 30 लैंग्वेजेस। और एलन पो के जो वर्क्स हैं ना, उनको लगभग 30 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। ही इज द नेम सेक फॉर द एनएफएल्स बाल्टीमोर रेवेन्स। ठीक है, पोज इमेज अपीयर्स ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज 2009 कममेमोरेट स्टैम्प। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी कि उनकी इमेज जो है ना पब्लिश कराई गई थी, जैसे डाक टिकट पे वो छपा आता है ना इमेज, इस तरीके से 2009 में यूनाइटेड स्टेट की जो पोस्टल सर्विसेज थी उसके जो स्टैम्प्स थे उन पर इनकी जो इमेज थी वो छपवाई गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में कुछ पॉइंट्स थे। अब आई होप आपको इनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में, इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में समझ आया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए टॉप 50 एमसीक्यूज़ होने वाले हैं और बहुत ही स्पीड में मैं इनको कराने वाली हूँ। वेयर वाज एडगर एलन पो बॉर्न? आप जानती हो एडगर एलन पो का जन्म कहाँ पर हुआ है? बॉस्टन, मैसाचुसेट्स में होता है इनका जन्म। कौन से डेट में होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डेट और ईयर हमेशा ध्यान रखने हैं, डेट, ईयर, मंथ कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए। 19 जैन 1809 में इनका जन्म होता है। अब मृत्यु भी साथ के साथ ही याद कर लेते हैं, क्या है? 7 अक्टूबर 1849। ओके,
तो अक्टूबर में मृत्यु होती है, जनवरी में जन्म होता है, 19 जनवरी। ओके, बॉस्टन मैसाचुसेट्स में इनका जन्म होता है, यूएस के। हु रेज्ड पो आफ्टर हिज मदर्स डेथ, उनकी माता जी की मृत्यु के बाद में एडगर एलन पो को कौन पालता है, कौन मतलब अडॉप्ट कर लेता है? जॉन एंड फ्रांसिस एलन, डेविड पो जूनियर। डेविड पो जूनियर कौन थे? इनके फादर थे, ठीक है। एलिजाबेथ आर्नोल्ड हॉपकिंस पो या फिर विलियम हेनरी लिनॉर्ड पो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आप जानते हो क्या है, जॉन एंड फ्रांसिस एलन इनको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके बाद में इनकी जो परवरिश है वही करती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच यूनिवर्सिटी डिड पो अटेंड इन 1826? 1826 में ये कौन सी यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड या फिर वेस्ट पॉइंट अकेडमी। तो वेस्ट पॉइंट अकेडमी में तो ये जाते हैं 1830 में, लेकिन 1826 में यस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, यहाँ पर ये एनरोल करते हैं। ठीक, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड पो लीव वेस्ट पॉइंट अकेडमी? ये तो हमें पता है कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया क्यों छोड़ी थी, ठीक है। इन पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, उस चीज़ को मिटाने के लिए, उस चीज़ को उतारने के लिए इन्हें मजबूरन वो यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। उसके बाद में वेस्ट पॉइंट अकेडमी में एनरोल करते हैं 1830 में। अब वहाँ से इन्हें क्यों छोड़ना पड़ा? ऑप्शन है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, हेल्थ इश्यूज़ या एकेडमिक स्ट्रगल्स। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से भी यही प्रॉब्लम थी इनके साथ में, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज पोज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क? एडगर एलन पो का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा है और वो कब पब्लिश होता है? देखिए, टेम्बरलिन एंड अदर पोएम्स, ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैगजीन डिड पो एडिटेड इन 1835? 1835 में ये कौन सी मैगजीन के एडिटर बन गए थे? Southern Literary Messenger, Burton's Gentleman's Magazine, The New York Times, The Baltimore Sun। तो ध्यान रखना है 1835 का पूछा जा रहा है। 1835 में ये एडिटर थे सदर्न लिटरेरी मैसेंजर के, ओके। उसके बाद में 1839 में ये कहाँ के एडिटर बने? बर्टन्स, जो ये वाली मैगजीन है बर्टन्स जेंटलमैन्स मैगजीन, इसके ये 1839 में एडिटर बने। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पोज यंग वाइफ हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? आपको बताना है कि एडगर एलन पो की वाइफ का नेम क्या था जिनकी मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से हो जाती है, ठीक है। कब होती है ध्यान रखना है, 1847 में, ओके। नेम क्या है? वर्जीनिया कैलेमन, एलिजाबेथ आर्नोल्ड हॉपकिंस पो, फ्रांसिस एलन या फिर एमिली डिकिंसन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ध्यान रखना है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है एलिजाबेथ आर्नोल्ड हॉपकिंस पो, ओके। नो, एलिजाबेथ आर्नोल्ड हॉपकिंस पो कौन थी? ये इनकी मदर थी, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है वाइफ के बारे में, ठीक है। तो वाइफ कौन है? वर्जीनिया कैलेमन, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वर्जीनिया एलिजा कैलेम, पूरा नाम ये है इनका। नेक्स्ट इज What struggles did Poe face throughout his life? वो कौन से स्ट्रगल थे पो ने अपने पूरे जीवन में, पूरे लाइफ टाइम जिनको फेस किया? फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी एंड एडिक्शन, मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड डिप्रेशन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लॉस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो उनके साथ में सारी ही प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी ही, क्योंकि वो ऑर्फन थे, हालांकि परवरिश करने के लिए उन्हें अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए थे, वहाँ पे भी इनस्टेबिलिटी थी। एडिक्टेड हो गए थे ये, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने के वजह से ये ड्रिंकिंग करने लगे, अफीम के एडिक्टेड हो गए, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, डिप्रेशन होने लगा, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और लॉस भी था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड पो डाई? एडगर एलन पो की मृत्यु कहाँ पर होती है? वॉशिंगटन कॉलेज हॉस्पिटल बाल्टीमोर, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया हॉस्पिटल, रिचमंड जनरल हॉस्पिटल या फिर न्यूयॉर्क सिटी हॉस्पिटल।
राइट आंसर है यहाँ पर वॉशिंगटन कॉलेज हॉस्पिटल बाल्टीमोर। ओके, ये ध्यान रखना है। मृत्यु कब होती है? 1849। मंथ है अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद में डेट है 7। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड पो डाई? मतलब वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनमें इनकी मृत्यु होती है? नेचुरल कॉजेज था, मतलब वही नेचुरली डेथ हुई थी इनकी, एक्सीडेंट था, मर्डर था, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस से। तो इनकी मृत्यु का रीजन पता ही नहीं चलता है। राइट आंसर है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लिटरेरी डिवाइस डिड पो फ्रीक्वेंटली यूज? कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस को फ्रीक्वेंटली यूज किया है अपने वर्क्स में एडगर एलन पो ने? मेटाफर, सिम्बली, एलिट्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट कैरेक्टराइज्ड पोज राइटिंग स्टाइल? पो की जो राइटिंग स्टाइल है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंबॉलिक, ह्यूमरस एंड सैटिरिकल, रियलिस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव। तो आप देखोगे इनकी जो राइटिंग स्टाइल है ना उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉम्प्लेक्सिटीज इन्होंने यूज किया, सिंबोलिज्म का यूज किया है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंबॉलिक। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कॉम्प्लेक्स एंड सिंबॉलिक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इन्फ्लुएंस्ड पोज राइटिंग? एडगर एलन पो की राइटिंग को किसने इन्फ्लुएंस किया? चार्ल्स डिकेंस, एमिली डिकिंसन, नेथनियल हॉथॉर्न, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली बात है जो इनसे पहले के राइटर्स रहे उनकी राइटिंग्स का प्रभाव इनकी राइटिंग्स पे हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट मूवमेंट डिड पो कंट्रीब्यूट टू? वो कौन सा मूवमेंट है जिसमें पो ने भी कंट्रीब्यूट किया? अमेरिकन रोमांटिसिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म, रियलिज्म, मॉडर्निज्म। यस, यहाँ पर राइट आंसर है अमेरिकन रोमांटिसिज्म। इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया या कहें इनकी राइटिंग्स के थ्रू इन्होंने कंट्रीब्यूट दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट जॉनर डिड पो पियोनियर? एडगर एलन पो जो हैं वो पियोनियर किस जॉनर के रहे? साइंस फिक्शन के, डिटेक्टिव फिक्शन के, हॉरर फिक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो आप सारी चीज़ें देख सकते हो। साइंस फिक्शन की शुरुआत इन्होंने की, डिटेक्टिव फिक्शन के भी इन्वेंटर इन्हीं को माना जाता है, हॉरर फिक्शन भी, ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पोएम फीचर्स द लाइन क्यूथ द रेवन नेबरमोर? ये जो लाइन है ना ये पूछी गई है कि कौन से पर्टिकुलर वर्क से है, ठीक है। एडगर एलन पो के कौन से वर्क से हमें ये लाइन देखने को मिलती है? क्यूथ द रेवन नेबरमोर। तो जैसा कि नाम भी आ रहा है उसमें आप इससे भी समझ सकते हो ये है रेवन, द रेवन। और रेवन का मीनिंग क्या होता है? रेवन एक पक्षी है, एक विशाल पक्षी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द व्हाट पोएम एक्सप्लोर द लॉस ऑफ अ लव्ड वन? इनकी वो कौन सी पोएम है जिसमें जो थीम है ना वो क्या है? एक्सप्लोरेशन हो रहा है द लॉस ऑफ अ लव्ड वन। एनाबेल ली, द रेवन, द बेल्स, एल्डोरेडो। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहाँ पर राइट आंसर है एनाबेल ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टोरी फीचर्स अ नरेटर ड्रिवन मैड बाय गिल्ट? बताइए वो कौन सी स्टोरी है जिसकी थीम क्या दी है? अ नरेटर ड्रिवन मैड बाय गिल्ट। गिल्ट के मारे एक नरेटर जो है वो पागल हो जाता है, मतलब उसके अंदर सेल्फ गिल्ट इतनी होती है। ये उस स्टोरी का फीचर है। कौन सी शॉर्ट स्टोरी है वो? द टेल हार्ट, द फॉल ऑफ अ हाउस ऑफ यूसर, द मर्डर्स ऑफ अ रू मॉर्च, या फिर द पिट ऑफ द पेंडुलम? करेक्ट आंसर इज द टेल हार्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टोरी इंट्रोड्यूस सी ऑगस्टी ड्यूपिन? वो कौन सी स्टोरी है जिसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है या कैरेक्टर जिसको इंट्रोड्यूस किया उसमें वो है सी ऑगस्टी ड्यूपिन। द मर्डर्स इन अ रू मॉर्च, द टेल हार्ट, द फॉल ऑफ अ हाउस ऑफ यूसर, द ब्लैक कैट।
तो ये जो हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है ना, ये मिलता है हमें द मर्डर्स इन अ रू मॉज, ठीक है, इसमें ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट थीम इज एक्सप्लोर्ड इन पोज पोम एल्डोरेडो। जो इनकी पोम है ना एल्डोरेडो, इसकी थीम क्या है? लव एंड लॉस, क्वेस्ट फॉर मीनिंग, ब्यूटी एंड डिके या करेज एंड ऑनर? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है क्वेस्ट फॉर मीनिंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोम एक्सप्लोर द थीम ऑफ मॉर्निंग एंड मेमोरी। वो कौन सी पोम है जिसकी थीम क्या दी गई है? मॉर्निंग यानी कि दुख व्यक्त कर रहे हैं, और यादें हैं, मेमोरी है। द रेवन, एनाबेल ली, द बेल्स या फिर ऊला लूम? यस, करेक्ट आंसर है यहाँ पर एनाबेल ली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट जॉनर इज पोज स्टोरी द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूसुफ। इनकी एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूसुफ। अब इसका जॉनर क्या है एडगर एलन पो की इस शॉर्ट स्टोरी का? डिटेक्टिव फिक्शन है, हॉरर फिक्शन है, साइंस फिक्शन है, गॉथिक फिक्शन है? यस, तो यहाँ पर जो जॉनर दिया हुआ है वो है गॉथिक फिक्शन। गॉथिक मतलब ऐसे वर्क जिनमें घोस्ट स्टोरीज होती है ना, भूत प्रेतों की बातचीत हो, वो गॉथिक चीज़ें कहलाती हैं। गॉथिक नॉवल भी होते हैं, गॉथिक फिक्शंस भी होते हैं, वही चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट स्टोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। वो कौन सी स्टोरी है इनकी जो एक एग्जाम्पल है डिटेक्टिव फिक्शन का? द टेल टेल हार्ट, द मर्डर्स इन अ रू मॉज, द पिट ऑफ द पेंडुलम, ब्लैक कैट? बताइए, एग्जाम्पल है डिटेक्टिव फिक्शन। राइट आंसर है यहाँ पे द मर्डर्स इन अ रू मॉज, ठीक है, ये एक डिटेक्टिव फिक्शन है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सिंबलाइजेज डेथ इन पोज वर्क। एडगर एलन पो के वर्क में डेथ को सिंबलाइज कौन सी चीज करती है? रेबन, रोज, मून, ऑल ऑफ द अबव? तो डेथ को सिंबलाइज करता है रेबन नाम का पक्षी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रिप्रेजेंट दी सबकॉन्शियस इन पोज स्टोरीज। अब इनकी शॉर्ट स्टोरीज में, एडगर एलन पो की शॉर्ट स्टोरीज में सबकॉन्शियसनेस की थीम क्या है? मतलब या कहें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबकॉन्शियस चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है? द पिट, द पेंडुलम, द रेबन या द हाउस? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो ध्यान रखना है सबकॉन्शियस थिंग को रिप्रेजेंट करता है द पिट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was influenced by Poe डिटेक्टिव स्टोरीज। एडगर एलन पो की जो डिटेक्टिव स्टोरीज थी उनसे कौन प्रभावित हुआ? सर आर्थर कैनन डॉयल, अगाथा क्रिस्टी, HP लवक्राफ्ट, ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पर सारे ही जो राइटर हैं वो प्रभावित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज वेयर डिड पो सर्व इन द मिलिट्री। तो मिलिट्री में ये सर्व करने के लिए जाते हैं एडगर एलन पो। इनकी लाइफ में मिलिट्री का भी दौर आता है, ठीक है, वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब ये मतलब अपनी एक ऐसी अवस्था से गुजर रहे होते हैं कि ये फाइनेंशियली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, तो उस समय पर क्या होता है? एज पो वॉज अनेबल टू सपोर्ट हिमसेल्फ ही डिसाइडेड टू एनलिस्ट इन अ यूनाइटेड स्टेट आर्मी एज अ प्राइवेट, ठीक है। कब ये ज्वाइन करते हैं ये भी ध्यान रखना है, 27 मई 1827 में। और नाम क्या रखते हैं? इनका नाम होता है वहाँ पर यूजिंग द नेम एडगर ए पैरी, ठीक है, एडगर ए पैरी। Although he claimed that he was 22 years old, he was actually 18. जब ये आर्मी ज्वाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये क्लेम करते हैं, ये बताते हैं, उन्हें फर्जी चीज़ें बता देते हैं कि ये 22 साल के हैं, लेकिन ये एक्चुअली 18 ईयर्स ओल्ड होते हैं। ही फर्स्ट सर्व्ड एट फोर्ट इंडिपेंडेंस इन बोस्टन हार्बर फॉर $5 अ मंथ।
1 महीने के लिए इन्हें $5 दिए जाते थे। और सबसे पहले ये एज ए आर्मी पर्सन ये कहाँ पर सर्विस देते हैं, कहाँ पे वर्क करते हैं, तो उस जगह का नाम है फोर्ट इंडिपेंडेंस। और कहाँ पर है? बोस्टन हार्बर में। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड पो सर्व इन द मिलिट्री। तो मिलिट्री में कहाँ पे सर्व करते हैं मिलिट्री में? तो राइट आंसर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। नेक्स्ट इज व्हाट मोटिवेट्स द नरेटर टू मर्डर द ओल्ड मैन। अब ये कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। What motivate the narrator to murder the old man? तो इसमें देखो एक शॉर्ट स्टोरी है इनकी, एडगर एलन पो की। उस शॉर्ट स्टोरी का नाम था द टेल हार्ट। ठीक है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इसका जो नरेटर है उसको ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे मोटिवेट कर देती है कि वो ओल्ड मैन का मर्डर कर देता है? तो ऐसी क्या चीज़ थी? ऑप्शन है ग्रीड, रिवेंज, फियर ऑफ ओल्ड मैन इविल आई, जेलसी। ध्यान रखना है रीजन क्या होता है उसके मर्डर करने के पीछे का, फियर ऑफ ओल्ड मैन इविल आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ड्राइव द नरेटर टू कन्फेस द क्राइम। अब यहाँ पे जो नरेटर है उसको ऐसी कौन सी चीज़ उसे प्रभावित करती है कि वो कन्फेस कर देता है अपने क्राइम को? ये भी जो क्वेश्चन है ना वो इनकी एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम अभी हमने देखा द टेल हार्ट, इसी से है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो पहले तो वो क्राइम करता है, ओल्ड मैन का मर्डर करता है, उसके बाद में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे प्रभावित करती है कि वो अपना जो क्राइम है उसको कन्फेस कर देता है? ऑप्शन है गिल्ट एंड रिमोर्स, फियर ऑफ बीइंग कॉट, द साउंड ऑफ द ओल्ड मैन्स हार्ट बीटिंग, या फिर मैडनेस एंड पैरोनिया। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ थी ना जिससे वो डर गया था और अपना क्राइम जो है वो कन्फेस कर लेता है वो थी द साउंड ऑफ ओल्ड मैन्स हार्ट बीटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नरेटर्स रिलेशनशिप टू रॉड्रिक यूसर। नरेटर का क्या रिलेशनशिप रहता है रॉड्रिक यूसर से? नरेटर कहाँ है? देखो ये सेम उसी पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन चल रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी का नाम है द टेल हार्ट। तो उसमें जो नरेटर है ना उसका रॉड्रिक यूसर से कैसा रिलेशनशिप था? चाइल्डहुड फ्रेंड, डिस्टेंट कजिन, ब्रदर, स्ट्रेंजर। करेक्ट आंसर इज चाइल्डहुड फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रम्बलिंग हाउस ऑफ यूसर। बताइए, क्रम्बलिंग हाउस ऑफ यूसर इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है? डिके ऑफ द ह्यूमन सोल, डिक्लाइन ऑफ अरिस्टोक्रेसी, फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है ना वो सारे ही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज सी अगस्टी ड्यूपिन्स ऑक्यूपेशन। सी अगस्टी ड्यूपिन इसका ऑक्यूपेशन क्या रहता है, इसका व्यवसाय क्या रहता है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कैरेक्टर है वो कहाँ पर है। तो इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है पो की जिसका नाम है द मर्डर्स इन दी रू मॉज। ठीक है, ये इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें ये कैरेक्टर होता है सी अगस्टी ड्यूपिन। अब इसका क्या ऑक्यूपेशन रहता है? ये डिटेक्टिव है, डॉक्टर है, लॉयर है, साइंटिस्ट है? यस, ये एक डिटेक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डिटेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑरेंज गटन इन द स्टोरी। अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है वो इनके इसी पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी से है। शॉर्ट स्टोरी का नाम हमने देखा द मर्डर्स इन द रू मॉर्ज। ठीक है, इस शॉर्ट स्टोरी में एक ऑर्गेंटम नामक एक वर्ड है, इसका क्या महत्व है इस स्टोरी में? ऑप्शन है सिंबल ऑफ प्राइमल इंस्टिंक्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्डर, रेड हेरिंग, या फिर कॉमेडिक रिलीफ। क्या महत्व है इसका? ये मर्डर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी द पिट एंड द पेंडुलम।
ये इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है द पिट एंड द पेंडुलम। इसकी सेटिंग कहाँ की है? स्पेनिश इंक्विजिशन, मिडिएबल, डंजन, एंशियंट टॉर्चर चैम्बर, मॉडर्न प्रिजन। तो कहाँ की है? स्पेनिश इंक्विजिशन की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ पिट। ये जो पिट वर्ड आया है इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें द पिट एंड द पेंडुलम में, तो पिट जो वर्ड है इसका क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है? द डिसेंट इनटू मैडनेस, डिसेंट इनटू मैडनेस, फियर ऑफ डेथ, टॉर्चर एंड सफरिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the narrator's profession in the story The Black Cat? इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द ब्लैक कैट। उसमें जो नरेटर है उसका क्या प्रोफेशन है? राइटर है वो, सेलर है, मर्चेंट है, नन? तो ही वॉज अ राइटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लैक कैट? ब्लैक कैट का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है? बैड लक एंड मिसफॉर्चून, गिल्ट एंड कॉन्शियस, रिवेंज एंड रिट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ब्लैक कैट का क्या रिप्रेजेंटेशन है? ये हम कहें क्या सिग्निफिकेंस है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट, हु क्रिटिसाइज पोज राइटिंग एज ओवरली मेलोड्रामेटिक, सेंटिमेंटल एंड सेल्फ इंडल्जेंट? ऐसा कौन सा पर्टिकुलर राइटर है जो क्रिटिसाइज करता है एडगर एलन पो के वर्क को और कहता है कि इनके जो वर्क्स हैं वो ओवरली मेलोड्रामेटिक हैं, सेंटिमेंटल हैं, सेल्फ इंडल्जेंट हैं? तो वो राइटर कौन है? मार्क ट्वेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मार्क ट्वेन क्रिटिसाइज करते हैं इनके वर्क को, एडगर एलन पो के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट फ्लॉ इन पोज कैरेक्टर्स डज D.H. लॉरेंस आइडेंटिफाई? वो कौन से फ्लॉ या कौन सी कमियां हैं जो एडगर एलन पो के कैरेक्टर्स में D.H. लॉरेंस आइडेंटिफाई करते हैं? कौन सी कमी है? लैक ऑफ डेप्थ, ओवर एम्फेसाइज ऑन प्लॉट, पुअर डायलॉग, अनरियलिस्टिक सेटिंग्स। तो ध्यान रखना है लैक ऑफ डेप्थ। अकॉर्डिंग टू D.H. लॉरेंस। ठीक है, D.H. लॉरेंस के अनुसार है ये लैक ऑफ डेप्थ। नेक्स्ट इज हु आर्ग्यूज दैट पोज पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इज स्टीरियोटाइपिकल एंड मिसोगाइनिस्ट? कौन आर्ग्यू करता है कि एडगर एलन पो का जो पोर्ट्रेयल है ना वुमेन को लेकर वो बहुत ही स्टीरियोटाइप है, मतलब जो रूढ़िवादिता चली आ रही है महिलाओं के लिए, जो समाज में विचारधारा चली आ रही है वैसा ही है, स्टीरियोटिपिकल है और मिसोगाइनिस्टिक है। या मिसोगाइनिस्टिक मतलब ऐसे लोग जो, ऐसे पीपल जो महिलाओं से हेट करते हैं। ठीक है, वो सब। तो क्या इस तरीके की जो मतलब चीज़ें कही हैं एडगर एलन पो के बारे में वो किसने कही हैं? एलन सोवाल्टर, सैंड्रा गिलबर्ट, सुजैन सॉन्टेग, कैमेल पेगलिया। तो ये जो कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया है? एलन शोवाल्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्ट दैट पोज वर्क रिवील हिज ओन साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स? ये कौन कहता है कि पो के जो वर्क है ना वो उनकी खुद की जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स थे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको रिवील करते हैं? ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा है सिगमंड फ्रायड ने। ध्यान रखना है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये कहा जाता है। नेक्स्ट इज हु आर्ग्यूज दैट पोज वर्क रिफ्लेक्ट डार्कर एस्पेक्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर? कौन इस चीज़ पर जोर देता है कि जो पो के वर्क है ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं डार्कर एस्पेक्ट को, अमेरिकन कल्चर के डार्कर एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? टॉनी मॉरिसन, एडवर्ड सेड, बेल हुक या फिर हेनरी लुइस गेट्स? यस, तो ये स्टेटमेंट कही गई है टॉनी मॉरिसन के द्वारा। टॉनी मॉरिसन की डिटेल बायोग्राफी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं। हु क्रिटिसाइज पोज राइटिंग स्टाइल एज ओवरली कॉम्प्लेक्स?
वो पर्टिकुलर राइटर कौन है जो क्रिटिसाइज करता है पो के राइटिंग स्टाइल को और कहता है कि ये जो है ओवरली कॉम्प्लेक्स है? टी.एस. एलियट हैं, विलियम फॉकनर हैं, जॉयस कैरोल ओट्स हैं या फिर वर्जीनिया वुल्फ हैं? किसने क्रिटिसाइज किया है इनके राइटिंग स्टाइल को? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है टी.एस. एलियट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एस्पेक्ट ऑफ पोज राइटिंग डज कैमिलिया पैगलिया प्रेज? देखिए, एक ये फीमेल राइटर हैं कैमिली पैगलिया, ये प्रेज करती हैं एक एस्पेक्ट को, एडगर एलन पो की राइटिंग के एक एस्पेक्ट को प्रेज करती हैं। वो क्या है? क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, इमेजरी, सिंबोलिज्म। तो इनकी इमेजरी इन्हें बहुत पसंद आती है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको ये प्रेज करती हैं पैगलिया जो हैं। हु आर्ग्यूज दैट पोज थीम्स आर टू नैरो एंड रेपिटेटिव? कौन इस चीज़ को कहता है कि एडगर एलन पो की जो थीम्स हैं वो बहुत ही संकीर्ण हैं, बहुत ही नैरो हैं और रिपीटेटिव हैं, रिपीट होने वाली हैं बार बार? विलियम फॉकनर, मार्क ट्वेन, वर्जीनिया वुल्फ, स्टीफन किंग। राइट आंसर इज विलियम फॉकनर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज ऑल्सो एन अमेरिकन राइटर, ध्यान रखना है। वॉट थीम डज पो एक्सप्लोर एक्सटेंसिवली अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड ब्लूम? बताइए, वो कौन सी पर्टिकुलर थीम है जो पो एक्सप्लोर करते हैं एक्सटेंसिवली हैरोल्ड ब्लूम के अनुसार? मतलब ऐसा पर्टिकुलर एस्पेक्ट जिस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है एडगर एलन पो ने। लव, डेथ, आइडेंटिटी, मोरालिटी। तो इन्होंने जो बहुत ज़्यादा वर्क किया है वो है थीम डेथ की, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डेथ। नेक्स्ट इज व्हाट फ्लॉ इन पोज फीमेल कैरेक्टर्स डू फेमिनिस्ट स्कॉलर्स आइडेंटिटी? ऐसे कौन से फ्लॉ हैं पो की फीमेल कैरेक्टर्स में जिन्होंने फेमिनिस्ट स्कॉलर्स को एक मतलब जिन चीज़ों को फेमिनिस्ट स्कॉलर ने आइडेंटिफाई किया है, वो कौन से फ्लॉज हैं? पैसिविटी है, लैक ऑफ एजेंसी है या फिर स्टीरियोटाइपिंग है, ऑल ऑफ द अबव है? तो जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं ना, उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया या उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया है इनके फीमेल कैरेक्टर्स को, तो किस बेस पे किया है कि इन्होंने पैसिविटी को शो किया है फीमेल कैरेक्टर्स में, लैक ऑफ एजेंसी है इनके फीमेल कैरेक्टर्स में, स्टीरियोटाइपिंग हमें देखने को मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कल्चरल हायरार्की डज एडवर्ड सैड सजेस्ट पोज वर्क परपेचुएटेड? बताइए, यूरोसेंट्रिज्म, पेट्रार्कियल, रेशियल, क्लास बेस्ड? तो एक राइटर हैं एडवर्ड सैड, एक सेकेंड, ठीक है, इन्होंने भी एडगर एलन पो के वर्क को एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है और इन्होंने वो कौन सी कल्चरल हायरार्की को बताया है जिसमें कहा गया कि व्हाट कल्चरल हायरार्की डज एडवर्ड सैड सजेस्ट पोज वर्क परपेचुएट? एडगर एलन पो के जो वर्क हैं उनको परपेचुएट करने के लिए कौन सी क्या कल्चरल हायरार्की सेट की गई है? यूरोसेंट्रिज्म है, पेट्रार्कियल है, रेशियल है, क्लास बेस्ड है? तो राइट आंसर है यहाँ पे यूरोसेंट्रिज्म, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who described Poe's writing as a masterclass in atmosphere, tension and psychological complexities? किसने डिस्क्राइब की है पो की राइटिंग को किस तरीके से कि इनकी जो राइटिंग्स हैं वो क्या है? मास्टर क्लास इन एटमोसफेयर, टेंशन, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। स्टीफन किंग, हैरोल्ड ब्लूम, कैमिलिया पैगलिया या फिर मार्क ट्वेन? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर स्टीफन किंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्टीफन किंग। नेक्स्ट इज व्हाट एस्पेक्ट ऑफ पोज राइटिंग डज हैरोल्ड ब्लूम प्रेज? तो पो की राइटिंग के कौन से एस्पेक्ट को हैरोल्ड ब्लूम ने प्रेज किया है? बताइए। इमेजरी एंड सिंबोलिज्म, कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्लॉट स्ट्रक्चर, थीम? तो इन्होंने भी प्रेज किस चीज़ को किया है? इमेजरी और सिंबोलिज्म को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।
ठीक है। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो हम रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।